हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं एक नई मोहब्बत की दास्तां, इश्क़ कामिल। एक मोहब्बत की ऐसी दास्तां जिसे ना तो कभी किसी ने देखा होगा और ना तो कभी किसी ने सुना होगा। ये दास्तान मोहब्बत शुरू होगी अलीगढ़ के एक छोटे से शहर पीरापुर से। ये एक काल्पनिक नाम है, लेकिन ये दास्तां ख़त्म कहाँ होगी ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इश्क़ कामिल और चलना पड़ेगा इश्क़ कामिल के इस अनोखे सफ़र मेरे यानी फरहीन के साथ। चैप्टर 1। पीरापुर दुर्रानी हवेली। पीरापुर में मौजूद एक ऐसी हवेली जिसे देखकर ही लोग उसकी तारीफ करे बिना रह नहीं सकते थे। दुर्रानी हवेली जितनी पुरानी थी उतनी ही आलीशान और मजबूत। दुर्रानी हवेली के बाहर बड़े से बागीचे में एक तरफ फूल और पौधे लगे थे, जिन्हें देखकर पता चलता था कि इन्हें बहुत ही प्यार और मोहब्बत से सजाया जाता है। दुर्रानी हवेली में 3 से 4 नौकर चाकर लगे हुए थे जो अक्सर ही यहाँ पर काम करते थे, और यहाँ की सबसे पुरानी मुलाजिमा जमीला जो यहाँ पर बहुत वक्त से थी, जिनकी उम्र 30 से 35 साल की होगी। जमीला बेगम, जिन्होंने इस वक्त हल्के नीले रंग का सलवार सूट और सर पे सलीके से दुपट्टा रखा हुआ था, वो दौड़ते हुए हवेली के अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। जमीला बेगम दौड़ते हुए हवेली के अंदर आती हैं और बिना किसी की परवाह किए हुए दौड़ते हुए किचन की तरफ चली जाती हैं। बहुत मुश्किल से वो अपनी सांसों को काबू करते हुए अपने सामने खड़ी हुई औरत से कहती हैं, साबिया भाभी जान, वो ईमान पुरानी बड़ी मजार वाले कुएं में गिर गई है। जमीला बेगम की बात सुनते ही साबिया बेगम, जिनकी उम्र 29 से 32 साल की होगी, जो इस वक्त सब्जियां भून रही थी, उनके हाथों से सब्जी में चल रही करछी छूट जाती है और वो जल्दी से जमीला बेगम की तरफ अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए उनसे पूछती हैं, क्या कहा? मेरी बच्ची ईमान कुएं में गिर गई। साबिया बेगम जैसे ही अपनी बात पूछकर चुप होती हैं, वैसे ही जमीला बेगम डरते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती हैं। जमीला बेगम की हाँ सुनते ही साबिया बेगम की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं और वो बिना किसी की परवाह किए हुए दौड़ते हुए किचन से हवेली के बाहर निकल जाती हैं। तभी उनकी नजरें आंगन में बैठे हुए एक बूढ़ी औरत पे जाती है, जिनकी उम्र 60 साल की होगी। लेकिन साबिया बेगम उस बूढ़ी औरत का बिना कुछ ख्याल किए हुए ही दौड़कर हवेली के बाहर निकल जाती हैं। साबिया बेगम के पीछे पीछे जमीला भी जाने लगती हैं, लेकिन तभी जमीला को वो बूढ़ी औरत आवाज देते हुए कड़क लहजे में पूछती हैं, अरे ओ जमीला, कहाँ जा रही है इतना दौड़ते हुए? और ये साबिया, ये कहाँ चली गई ऐसे? देखो तो, सर पर बिना दुपट्टा रखे ही बाहर निकल गई। क्या सोचेंगे लोग कि दुर्रानी हवेली की औरतें ने जैसे तहजीब को ही ताक पर रख दिया है। कहाँ गई है ये, और तू कहाँ जा रही है ऐसी बावली बनते हुए? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर जमीला बेगम उस जगह पर रुक जाती हैं और उन बूढ़ी औरत की तरफ मुखातिब होते हुए घबरा कर उनसे कहती हैं, हमारी ईमान वो पुरानी बड़ी मजार के पीछे वाले कुएं में गिर गई। सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। हम वहीं भाभी जान को बताने आए थे। भाभी जान वहीं गई हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। आप जानती हैं ना उस कुएं में क्या रहते हैं? जमीला बेगम की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत अपना मुंह बना लेती हैं और जमीला बेगम से कहती हैं, अरे कुछ नहीं, सब उस लड़की के नाटक हैं, फिर से शुरू हो गए होंगे।
ना जाने ये लड़की जब से पैदा हुई है तब से नाटक करती आई है। एक तो इस लड़की के बाद मेरे बेटे को कोई औलाद हुई नहीं, और जब मैंने कहा कि एक और बच्चे के बारे में सोच, अपने बेटे के बारे में सोच, तो मुझे ही कहता है कि उसकी बेटी ही सब कुछ है। खुद तो मेरा बेटा इंजीनियर विदेश में बैठ कर काम कर रहा है, और ये माँ बेटी मेरे बेटे से पैसे पर पैसे ऐड कर उसके पैसे पर राज कर रही हैं और मेरा सर खपाती रहती हैं। वो बूढ़ी औरत खुद में ही बड़बड़ाते हुए अपना मुंह बना रही थी, जिसे देखकर जमीला बेगम अपने सर को ना में हिलाती हैं और दौड़ते हुए हवेली के बाहर जाते हुए खुद अपने मन में कहती हैं, ना जाने कोई दादी अपनी पोती से इतनी नफरत कैसे कर सकती है, सिर्फ एक पोते की चाह में। जमीला बेगम खुद से सोचते हुए दौड़ते हुए पुरानी बड़ी मज़ार के पीछे जाने लगती हैं। दूसरी तरफ पुरानी बड़ी मज़ार के पीछे मैदान में बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं बना हुआ था। उस कुएं के इर्द गिर्द बहुत सारे तार लगे हुए थे और वहाँ पर एक डेंजर का साइन नज़र आ रहा था, जहाँ पर जाना हर किसी को मना था। उस तार के बाहर बहुत सारे लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे और उस मैदान की तरफ झांक रहे थे। तभी वहाँ पर साबिया बेगम रोते हुए दौड़कर आती हैं और अंदर जाने की कोशिश करने लगती हैं। साबिया बेगम अभी अंदर जा पाती कि तभी एक औरत साबिया बेगम के हाथों को पकड़कर खींचते हुए उनसे कहती हैं, अरे अरे भाभी, कहाँ जा रही हो अंदर? अरे देख नहीं रही हो यहाँ पर डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है और उसके अंदर जाना मना है। वो औरत जैसे ही साबिया बेगम को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी बात कहती है, वैसे ही साबिया बेगम अपने हाथों को छुड़ाते हुए उस औरत की तरफ रोकर देखते हुए उनसे कहती हैं, भाभी भाभी मेरा हाथ छोड़िए, मेरी बच्ची ईमान अंदर कुएं में गिर गई है और आप लोग कह रही हैं कि हम अंदर ना जाए। मेरी बच्ची ना जाने कैसी होगी, हटिए, मुझे उसे बचाना है, छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। साबिया बेगम की बात सुनकर एक दूसरा आदमी आगे जाकर साबिया बेगम की तरफ देखते हुए अपनी घबराई सी आवाज में हल्के डर के साथ कहता है, लेकिन आप अंदर कैसे जाएंगी? अरे यहाँ पर जाना सबको मना है, और रही बात उस कुएं की, तो हम मानते हैं कि ईमान अंदर गिर चुकी है, लेकिन उस कुएं में ईमान को निकालेंगे कैसे, जबकि सब जानते हैं कि उस कुएं में तरह तरह के सांप, बिच्छू और ना जाने कैसे कैसे जहरीले कीड़े मकोड़े रहते हैं। और हमारे बुजुर्ग ही तो कहते थे कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर तरह तरह के भूत प्रेत घूमते हैं। वो आदमी अपनी बात कहकर अभी चुप हुआ ही था कि तभी साबिया बेगम रोते हुए ही गुस्से में उस आदमी की तरफ देखते हुए अपने हाथों को पकड़ी हुई औरत से अपने हाथों को झटके से छुड़वाती हैं और गुस्से में गरजते हुए कहती हैं, कुछ तो शर्म कीजिए आप भाईजान, मेरी बच्ची अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग ऐसे बुज़दिलों की बातें कर रहे हैं। और मैंने अभी आप लोगों की मदद मांगी नहीं है, मैं काफी हूँ अपनी बच्ची की खुद से मदद करने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए। रही मेरी बात तो मैं खुद अपनी बच्ची को लेने जाऊंगी, आप लोगों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर साबिया बेगम अपने आंसू को पोंछते हुए आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन इतने सारे तार होने की वजह से वो अंदर जाने की जद्दोजहद करने लगती हैं। तभी वहां पर जमीला भी दौड़ कर आती है और 2 लकड़ियों से उठाकर बहुत ही मुश्किल से उन तारों के बीच में फासला बनाती है, जिसकी मदद से साबिया बेगम अंदर चली जाती हैं। साबिया बेगम के अंदर जाते ही जमीला बेगम भी बिना कुछ परवाह किए हुए अंदर चली जाती हैं। साबिया बेगम और जमीला बेगम कुएं के पास आती हैं। इसके साथ ही वो दोनों कुएं के अंदर झांकने लगती हैं। कुआं इतना गहरा था
कि ऊपर से देखने वालों को कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। और उस कुएं में तैरता काला पानी, जिसके वजह से अगर कोई शख्स अंदर देखना भी चाहे तो देख ना सके। साबिया बेगम कुएं के अंदर झांकते हुए चिल्ला कर कहती हैं, ईमान, ईमान बच्चे, आप अंदर हैं? आपकी अम्मी यहाँ आ गई हैं आपको बचाने के लिए। आवाज दीजिए ईमान, ईमान आवाज दीजिए बच्चे। साबिया बेगम रोकर चिल्लाते हुए ईमान को ऊपर बुलाती हैं, लेकिन जैसे ही कुएं के अंदर गिरी हुई ईमान शायद साबिया बेगम की आवाज़ सुनने लायक नहीं बची थी, जिस वजह से ईमान कुछ जवाब दे नहीं पा रही थी। ईमान की आवाज़ वापस ना आता देख साबिया बेगम बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। जमीला बेगम भी ईमान को आवाज़ें देकर उसे पुकार रही थी, लेकिन बदले में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इधर मैदान के बाहर खड़े हुए लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, लेकिन कोई भी वहां डर से जाना नहीं चाह रहा था। तभी साबिया बेगम की नजरें कुएं से लगकर रस्सी के ऊपर जाती है, जो कि हिल रही थी, जैसे कोई उस रस्सी को हिला रहा हो। उस रस्सी को हिलता हुआ देखकर साबिया बेगम अपने बगल में खड़ी हुई जमीला की तरफ देखकर हड़बड़ाहट में कहती हैं, जमीला देखो, रस्सी हिल रही है। शायद रस्सी ईमान हिला रही है, क्योंकि कुआं गहरा है, इस वजह से वो आवाज नहीं दे पा रही होगी, लेकिन रस्सी हिला रही है। साबिया बेगम अपनी बात जमीला से कहते हुए दौड़कर कुएं से लगी रस्सी के पास जाती हैं और रस्सी खींचने लगती हैं। साबिया बेगम की बात सुनकर जमीला बेगम भी रोते हुए जल्दी से रस्सी के पास जाती हैं और साबिया बेगम का साथ देते हुए रस्सी खींचने लगती हैं। उन दोनों को रस्सी खींचता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी दौड़ते हुए अंदर आता है और साबिया बेगम जमीला के साथ मिलकर रस्सी खींचने लगता है। उस आदमी के रस्सी खींचने पर साबिया और जमीला को बहुत सहारा मिल जाता है, जिस वजह से वो तीनों ही मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं। कुएं से लगी वो रस्सी बहुत ही अंदर तक जा रही थी, जिस वजह से रस्सी खींचने में उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। कुछ ही देर में वो तीनों ही मिलकर रस्सी खींचते हैं और रस्सी की आखिरी छोर जैसे ही ऊपर की तरफ आता है, वहां पर एक 7 साल की मासूम सी बच्ची उस रस्सी में पूरी तरीके से लिपटी हुई ऊपर आती है, लेकिन उस बच्ची को कोई होश न था। वो बच्ची दिखने में किसी परियों की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, जिन्हें देखकर अच्छी से अच्छी हूरें भी शर्मा जाए। इतनी सी ही उम्र में उस बच्ची के बाल उसके घुटने के नीचे तक आते थे, जो इस वक्त पूरी तरीके से खुले हुए थे, और उस बच्ची के रस्सी से बंधे होने की वजह से बाल भी रस्सी में बंधे हुए थे। दूध सी सफेद वो बच्ची इस वक्त पूरी तरीके से अपने होशो हवास को गवाए बेहोश थी, लेकिन वो रस्सी उस बच्ची के शरीर पर इस तरीके से बांधा गया था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उस बच्ची को कोई चोट न पहुंचाई गई है। वो बच्ची जैसे ही बाहर आती है, साबिया बेगम रस्सी को छोड़ती हैं और दौड़ते हुए उस बच्ची को पकड़कर अपने कलेजे से लगा लेती हैं और रोते हुए उस बच्ची को उठाकर कहती हैं, ईमान, ईमान बच्चे उठे, क्या हो गया? ईमान देखे बेटा, अम्मी आई है ना, अम्मी यहीं पर हैं। बच्चे आंखें खोलो, ईमान मेरी बच्ची आंखें खोलो, अम्मी की तरफ देखो, अपनी अम्मी की तरफ देखो। साबिया बेगम अपनी बात ईमान से कहते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन 7 साल की मासूम ईमान इस वक्त साबिया बेगम की गोद में बेहोश लेटी हुई थी। तभी वो आदमी जिसने साबिया बेगम और जमीला के साथ मिलकर ईमान को ऊपर खींचा था, वो जल्दी से आगे आता है और साबिया बेगम की तरफ देखकर कहता है, भाभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें ईमान को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अभी डॉक्टर आलम अपने क्लिनिक पर मौजूद होंगे और उनके क्लिनिक पर बहुत सारी मशीनें भी हैं।
ان کے اسپتال میں بھی سارے سویدھائیں موجود ہے. جلدی چلیے، ہم لے کر چلتے ہیں، ہماری گاڑی یہیں پر ہے. وہ آدمی جیسے ہی اپنی بات کہہ کر چپ ہوتے ہیں ویسے ہی جمیلہ بیگم بھی اپنی بات صابیہ بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہیں، ہاں بھابھی، مامن بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیے ہم ہماری ایمان کو لے کر ڈاکٹر عالم کے پاس چلتے ہیں. ان دونوں کی بات سن کر صابیہ بیگم روتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو ہاں میں ہلا دیتی ہیں اور چھوٹی سی ایمان کو اپنی گود میں اٹھا کر دوڑتے ہوئے میدان کی باہر نکل جاتی ہیں. آج کا یہ ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ہے اس اسٹوری میں؟ کون ہے یہ ایمان؟ کیسی ہوگی اس کی کہانی؟ اور آخر ایمان کیسے گری اس کنویں میں؟ کیا واقعی ایمان اپنے آپ کو لپیٹ کر ہی کنویں سے رسی کھینچ رہی تھی، یا اس کے پیچھے ہے کوئی اور راز، کوئی ایسا راز جسے سن کر ہر کوئی اندر تک ہل جائے گا، جسے جاننے کے لیے آپ کو سننی پڑے گی میری یہ نیو آڈیو بک عشق کامل، میرے یعنی آپ کے رائٹر فرحین کے ساتھ. تب تک ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اور ہاں، ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ لوگ اپنا لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا. جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے دوست فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.